हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले एक नेम आता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसको भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये क्या है? इसमें क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी कि बीच रात में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय पर 14 और 15 अगस्त की 1947 की जो मध्य रात्रि में भारत के पर जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा का एक विशेष सत्र था उसको संबोधित किया था, उसमें एक भाषण दिया था। तो उस भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आज़ादी के समय हमें दो बातों पर जो है सहमति हो गई थी। देखो, हमारा देश जो है आज़ाद होने में कम से कम लगभग 200 सालों तक गुलाम रहा था, तो 200 साल लगभग लगे थे हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने में। ठीक है। तो उसके लिए उस समय पर जो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो भावी जो हमारे नेता थे, उनको ये था कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पर जो थी उनकी सहमति बनी थी। तो मुख्य जो दो बातें थी उन पर उनकी सहमति थी। पहले क्या थी कि आज़ादी के बाद देश में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया जाएगा, यानी कि हमारा देश एक लोकतंत्र राजनीति उसको पद्धति को अपनाएगा। दूसरा था कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। ठीक है। तो हमारा देश एक समाजवादी राज्य बनेगा। फिर देखते हैं कि 1947 में हमारा देश कैसा था। तो उसमें वो साल कैसा था 1947 का, और उस समय पे क्या क्या स्थितियाँ थी ये बताए गए हैं। तो क्या था कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद गुलामी समाप्त होने की हमें खुशी थी। ठीक है। एक नया और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण जो था उसका एक सपना था। ठीक है। फिर अभी विभाजन का दुख भी था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, यानी कि जो स्वतंत्रता की शर्त थी वो यही थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। ठीक है। फिर हिंसा और विस्थापन की त्रासदी थी। तो भारत और पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के हिस्से से जो हिंदू इस साइड आने वाले थे और यहाँ से जो मुस्लिम वहाँ पर जाने वाले थे, उनका जो घर बार सबको छूटने वाला था, उनकी जो विस्थापन था वो, और वहाँ पर जो उस समय पर जो हिंसा हुई थी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है। फिर लाखों लोग मारे गए थे और बेघर हुए थे। ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ थी कि भी राष्ट्र को हम अपना एक जो नया राष्ट्र हमारा बन रहा है उसका हम निर्माण कैसे करेंगे, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उनको हम कैसे फेस करेंगे, ये सब सारी चुनौतियां थी। अब आता है कि भारत विभाजन के कारण और परिणाम कौन कौन से थे। तो ये भारत जो पहले एक हिंदुस्तान जो बोला जाता है, जिसको भारत उपमहाद्वीप बोलते हैं, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों का मिश्रण था। तो वो विभाजन क्यों हुआ था? बांग्लादेश तो 1971 में बना है, लेकिन जब आज़ादी के समय पर वो पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है। तो 1947 में भारत दो देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों के रूप में बट गया था। ठीक है। इसके कारण क्या थे कि जो विभाजन है वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित था। विभाजन जो है वो मुस्लिम लीग की मांग थी। ठीक है। ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है ये मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है। फिर अंग्रेज़ों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, उसका ये परिणाम हुआ था कि हमारा देश दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है। इसके परिणाम क्या क्या हुए थे? परिणाम हुए थे कि कुछ प्रांतों का द्विभाजन हो गया था, जैसे पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इनका जो है वो द्विभाजन हो गया था। ठीक है। अचानक स्थानांतरण हो गया था, तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनको पाकिस्तान की साइड जाना पड़ गया था, और वहाँ के जो हिंदू स्थानीय निवासी थे उनको भारत में वापस आना पड़ गया था। तो उनका स्थानांतरण हो गया था और अचानक से हुआ था। ठीक है। फिर है अल्पसंख्यकों की संख्या की समस्या हो गई थी। अल्पसंख्यकों की समस्या हो गई थी कि यहाँ पर जो मुसलमान अगर रहते हैं तो उनकी जो संख्या वो कम हो गई, उनके अधिकारों का मतलब ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, उनकी समस्या थी। फिर मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा था। तो जो लोग थे जो इधर से उधर पाकिस्तान की साइड से इधर आ रहे थे और इधर से पाकिस्तान की साइड जा रहे थे, उन लोगों को एक शरणार्थी शिविर में मजबूरन रहना पड़ा था, क्योंकि उनके घर बार सब कुछ ख़त्म हो गए थे। ठीक है। फिर शरणार्थी पुनर्वास, यानी कि जो शरणार्थी
रहे थे, जिनको शिविरों में रहना पड़ रहा था, उनके लिए पुनर्वास की समस्या थी कि उनको दोबारा से कैसे बसाया जाएगा। ठीक है, फिर सांप्रदायिकता की समस्या आ गई थी कि उस समय पे बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे, औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। ठीक है, तो ये देखो कि महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी की गई थी, ये समस्याएं भी बहुत देखने को मिली थी। ठीक है, फिर संपत्ति का बंटवारा हो गया था कि यहाँ की जो संपत्ति का बंटवारा हो गया था, लगभग 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा था। ठीक, ये इसके परिणाम हुए थे। अब आते हैं विभाजन में आई मुख्य समस्याएं। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय पर कुछ समस्याएं उभर कर सामने आई थी, जिनका जो देश है उसको सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए देश तैयार भी नहीं था। ठीक है, तो क्या था कि मुस्लिम पूरे देश में थे और पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। ठीक है, तो ये नहीं है कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल या पंजाब मतलब पाकिस्तान के हिस्से में ही थे। मुस्लिम हर जगह भारत के पूरे हिस्से में बटे हुए थे। ठीक है, मुस्लिम जो है बहुसंख्यक इलाकों की समस्या थी। तो जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे उन इलाकों की संख्या थी, जैसे हैदराबाद है, या फिर वो था देशी रियासत में ही, लेकिन वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी जो सीमा है वो भारतीय राज्यों से मिलती थी। तो ये समस्या भी थी। ठीक है, फिर सभी मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। सब मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान जाने को भी तैयार नहीं थे। कुछ लोग यहाँ भी रहने को, मतलब भारत को ही अपनी जन्मभूमि, कर्म भूमि सब मानते थे। ठीक है, फिर पंजाब और बंगाल का विभाजन भी हो गया था। तो ये क्या थे, सीमा से लगते राज्य थे। जैसे पश्चिम बंगाल है वो पूर्वी पाकिस्तान से लगता राज्य था, और पंजाब है वो पश्चिमी पाकिस्तान से लगता हुआ राज्य था। तो उनके दो हिस्से कर दिए गए थे। एक पंजाब आज भी पाकिस्तान में बसता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों की समस्या थी। तो ये अल्पसंख्यकों की समस्या थी कि भी जो वहाँ से यहाँ आने वाले लोग हैं उनकी कमी होगा, तो उनके साथ क्या क्या कैसा व्यवहार किया जाएगा, उनके अधिकारों की कैसे रक्षा की जाएगी, ये समस्या भी थी। ठीक है, फिर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ अब क्या क्या आ जाती हैं। फिर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में क्या था कि एकता के सूत्र में बांधना। तो पूरे विश्व को एकता के सूत्र में कैसे बांधे, क्योंकि विभाजन उस समय पे हो चुका था। उस समय पे दंगे फसाद इतने हो चुके थे। ठीक है, तो ये राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौती थी कि हम पूरे भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधे। जो देशी रियासतें थी उनको भी आज़ाद रहने के लिए अंग्रेज़ों ने बोल दिया था, तो उस समय पर उनको भारत में कैसे मिलाया जाए, ये समस्या थी। ठीक है, फिर लोकतंत्र की स्थापना करना, कि भारत को जिस बात पे सहमति पहले हो चुकी थी कि लोकतंत्र की स्थापना होगी, हमारा देश जो है वो लोकतंत्र की पद्धति पर चलेगा, तो उस लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी हमारे देश में, इस चीज़ की समस्या थी। ठीक है, फिर एकता एवं अखंडता की चुनौती, कि भारत में एकता और अखंडता की चुनौती, क्योंकि भारत में विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनमें एकता का भाव कैसे बढ़ा जाएगा, उनकी जो विविधता है उस विविधता में भी एकता को कैसे बनाए रखा जाएगा, और अखंडता यानी कि भारत का कोई भी हिस्सा भारत से अलग ना जाए, इस बात की चुनौती थी। ठीक है, फिर है समानता पर अधिकार आधारित विकास, यानी कि समानता पर अधिकार आधारित विकास कैसे हो, बहुसंख्यकों की मांग को कैसे पूरा किया जाए और अल्पसंख्यकों की मांग को कैसे रखा जाए, ये सब जो है इसके साथ ही विकास किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियाँ हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ थी। अब आता है कि राज्यों का गठन कैसे हुआ था। ठीक है, तो जो भारत राज्य है वो एक अखंड एक तत्व राज्य कैसे बना, क्योंकि देशी रियासतें भी अलग थी, पाकिस्तान अलग पहले ही हो चुका था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान तो अलग अलग हिस्से उसके थे। ठीक है, फिर जो देशी रियासतें थी उनमें भी अलग थे, तो उसके बारे में यह था कि राज्यों का गठन कैसे किया गया, उनको कैसे एक साथ इकट्ठा किया गया। तो ये समस्या थी। तो सबसे पहले आया था कि रजवाड़ों का विलय किया गया, यानी कि जो देशी रियासतें थी उनको रजवाड़े भी बोलते हैं। इन देशी रियासतों का भारत जो महाद्वीप है, भारत जो राज्य था उसमें इनको शामिल किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। ये बात तो
फिर आ गया था ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। तो ये दो भाग कौन कौन से थे? एक तो ब्रिटिश भारत था, वो भारत का हिस्सा था जिस पर ब्रिटिश राज का सीधा सीधा अधिकार था। और दूसरा था कि देशी रियासतें। जो देशी रियासतें थे कि वहाँ पर जो वहाँ के जो राजा या नवाब जो मुनीम जो थे उनके अंडर में थे, उनके थ्रू जो है ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो राज करते, यानी कि वो वहाँ पर थे लेकिन उनके ऊपर इनका राज था। ठीक है। फिर देशी रियासतों की संख्या थी, देशी रियासतों की संख्या थी 565, जिनको मिलाने का कार्य था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय है वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ठीक है। इन्होंने बहुत मुख्य भूमिका दी थी। कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिनको भारत में मिलाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। रियासतों के बारे में मुख्य बातें हम अब शामिल करते हैं। कौन कौन सी थी कि देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अधिकतर जो रजवाड़े थे यानी कि जो देशी रियासतें थे उनके लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। ठीक है। सरकार ने जो कुछ इलाके थे उनमें उनको स्वायत्तता देने के लिए तैयार हो गई थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में 370 की धारा ख़त्म होने से पहले, जो अब अभी समाप्त हुई है कुछ दिन पहले, उस 370 की धारा के अकॉर्डिंग जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर उनका झंडा होता था, उनकी खुद की विधानसभा होती वहाँ होती थी। ठीक है। तो उनको मतलब कुछ स्वायत्तता के लिए मतलब उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये मुख्य जो रियासतें थी, इनको भारत में विलय करने में बहुत मतलब थोड़ी कठिनाई शामिल करनी पड़ी थी। जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो अभी तक चल रहा था। ठीक है। अब आते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या है। ठीक है। तो ये क्या था कि स्वतंत्रता के बाद जो देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सहमति पत्र तैयार किया था, जिस पर जो रियासतों के शासक थे, निजाम थे, उनके हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है। जिससे ये तय होता था कि जो ये रियासतें हैं ये भारत के संघ में शामिल हो गई हैं। ठीक है। तो इसको बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। अब है कि रजवाड़ों की समस्या क्या क्या थी, कि ये रजवाड़े जो हैं ये इन समस्याओं से कैसे निपटा गया था। ठीक है। तो ये बात तो जाहिर होगी कि इनको वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। 565 देशी रियासतें थी, तो कितनी सारी वे रियासतें थी, और किसी की जनता इस बात के लिए राज़ी नहीं थी, तो किसी का निज़ाम इस बात के लिए राज़ी नहीं था कि वो भारत में शामिल हो। ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा उनको भारत में मिलाने के लिए। तो ये सब थे। तो इनकी कुछ मुख्य समस्याएं थी वो देखते हैं कि देश में 565 रियासतें थी। ठीक है। स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा था। ठीक है। तो देश की जो एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए इन देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय होना ज़रूरी था। इनको भारतीय संघ में मिलाना, मैंने बताया ना कि जो ये देशी रियासतें थी इनकी कुछ की सीमा जो है वो मतलब इनकी जो सीमाएं हैं वो भारत से लग रही थी, लेकिन ये जो है जनसंख्या की उसमें अगर देखा जाए तो कोई मुस्लिम था, कोई तो इस वजह से जैसे अब हैदराबाद का एग्जांपल मैंने दिया था कि हैदराबाद में जो निज़ाम वहाँ पर जनसंख्या थी जो वो क्या थी, वो मुस्लिम जनसंख्या थी, लेकिन उसकी जो सीमा है वो भारतीय संघ से मिलती थी, इसलिए उसका भारत में विलय होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। तो ऐसे ही जो रजवाड़ों की समस्याएं थी। अब आता है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था कि आज़ादी से पहले भारत में प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था। अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के अनुसार किया था कि वो उन पर कैसे कैसे प्रशासन कर सकते हैं, उन पर कैसे शासन कर सकते हैं। वो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सुविधा लगी उसी हिसाब से उन्होंने प्रांतों का गठन कर दिया था। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में क्या है, भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक बोली के आधार पर राज्यों का गठन की मांग हुई थी, यानी कि जो जनता थी वो इस बात पे करते कि हम एक भाषा वाले हैं या हमारी एक संस्कृति है, तो उस हिसाब से हमारे राज्य का एक अलग गठन हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इस पर पहले जो है मुद्दा उठा था और इस पर हम बहस होती रहती थी। ठीक है। तो एक नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, यानी कि आज़ादी से पहले से ही इस बात पर चर्चा होने लगी थी। तो राज्य पुनर्गठन का मुद्दा उठा था नागपुर अधिवेशन में 1920 में। ठीक है। तो मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी इलाके थे
उन्होंने ये मांग की थी कि उनका जो राज्य है आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा वाले जो उनको एक अलग राज्य प्रदान किया जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा जाए। ठीक है, तो उनके जो वरिष्ठ नेता थे वो थे नेता पोट्टी श्रीरामल्लू। ठीक है, तो ये नेता पोट्टी श्रीरामल्लू जो थे इन्होंने लगभग 54 या 55 दिन तक अनशन किया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं है, 53 या 54 दिन तक इन्होंने जो है अनशन किया था, आंदोलन किया था, और ये उस दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग हुई थी भाषा के आधार पर। ठीक है, तो पहले तो जो है राज्य पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर होना चाहिए, इस बात पर आयोग भी बनाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने इस बात पर पहले सहमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में जो ये नेता श्रीरामल्लू पट्टन की मृत्यु के बाद इस बात पर सहमति हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आंदोलन भड़क गया था। मतलब कि वहाँ की जनता जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा रोष में आ गई थी, इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य अलग बनाने की घोषणा कर दी गई थी 1952 में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग, जो मैंने बोला था। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था कि 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, तो इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम था फजल अली। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1955 में दी थी, राज्य पुनर्गठन जो कि पारित हो गया था 1956 में। ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने 1955 में पेश की थी, और ये अधिनियम है ये 1956 में पारित हो गया था। फिर देश में क्या था उस समय पर, कितने थे? 14 राज्य और 6 संघशासित क्षेत्र थे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे देश में क्या थे? 14 राज्य और 6 संघशासित क्षेत्र थे। ठीक है, इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी वो क्या थी कि त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, फिर तीसरा था कि 3 जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनको छोड़कर बाकी जो केंद्र शासित हैं उनको राज्य में मिला दिया जाए, नज़दीकी जो राज्य हैं उनमें मिला दिया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट थी कि जो राज्य की सीमा है उसका निर्धारण वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में हुआ था उसने अपनी सिफारिशें पेश की थी। ये बात नोट कर लेना कि 1952 में ऑलरेडी आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर राज्य बन गया था, लेकिन जो 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें इस बात पर सहमति नहीं हुई थी। ठीक है, अब जो ये देशी रियासतें थी उनमें हमें क्या क्या जो मुसीबतें कठिनाइयाँ हुई थी उनको बताते हैं कि किसमें क्या क्या समस्या थी जो उनके विलय करने में भारत में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो पहला आता है कि हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था कि हैदराबाद का जो शासक था उसको निज़ाम कहा जाता था। ठीक है, निज़ाम जो है वो किसानों और महिलाओं का शोषण करता था। ठीक है, उन्होंने जो है भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 साल तक जो स्थिति है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, फिर किसानों और महिलाओं ने जो है वो निज़ाम के मतलब उसके शोषण से बढ़कर किसानों और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था, और इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने एक प्रकार की सेना भेजी थी जो अर्धसैनिक बल के नाम से, जिसको हम रजाकार बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है कि रजाकार कौन थे, तो वो क्या थे? वो निज़ाम का एक अर्धसैनिक बल था। ठीक है, जो किसानों और महिलाओं के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, इसके जवाब में जो भारत सरकार है उसने सितंबर 1948 में एक सैनिक कार्रवाई कर दी थी, जिसके द्वारा हस्तक्षेप किया था, सैनिक कार्रवाई के द्वारा हस्तक्षेप किया था, जिससे जो ये रजाकार है इन्होंने हार मान ली थी, यानी कि जो निज़ाम है उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इस प्रकार जो है हैदराबाद है उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, जो भारतीय संघ है उसमें शामिल कर लिया गया था इसको। फिर आते हैं कि मणिपुर रियासत है उसका विलय कैसे हुआ था। तो मणिपुर रियासत है उनके राजा का नाम था राजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, जो भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर दिए, यानी कि जो राजा बोधचंद्र सिंह है इन्होंने तो इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन
जो इनकी जनता है वो इस बात से नाराज़ थी। वो जो जनता है वो जो है भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। ठीक है, तो इसके बदले में उनको स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया था। स्वायत्तता मैंने बता दी है कि क्या होता है। स्वायत्तता होती है कि राज्य अपने हिसाब से वहाँ पर प्रशासन कार्य करेगा, लेकिन नाम जो मतलब अगर भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनसे कोई समझौता है किसी दूसरे राज्य से वो करते हैं तो वो भारत के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो इस स्वायत्तता यानी प्रशासनिक अधिकारों में उनको स्वायत्तता मिल जाएगी। ठीक है, फिर जो है मणिपुर की जो कांग्रेस चाहती थी, जो मणिपुर है उनकी कांग्रेस जो चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन उसकी जनता जो है वो ऐसा नहीं चाहती थी। जो वो राजा है बोधचंद्र सिंह, वो भी यही चाहते थे कि भारत में इसका विलय हो जाए, लेकिन वहाँ की जनता इसका विरोध करती थी। ठीक है, लेकिन मणिपुर में जून 1948 में एक सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद फिर मणिपुर को भारत में विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक मताधिकार है जून 1948 में किया गया था। अब 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वह क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। एक तो यह था कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कब हुआ था, 1952 में बना था। ठीक है, और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का भारत में पहली बार प्रयोग कब किया गया था, वो किया गया था जून 1948 में। और कहाँ पर किया गया था, सबसे पहला राज्य कौन सा था जहाँ पर किया गया था, वो था मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। ये 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि कश्मीर का विलय कैसे हुआ। तो कश्मीर का विलय होता था कि कश्मीर के जो राजा हैं उनका नाम था राजा हरी सिंह। ठीक है, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। ठीक है, तो इस बात से जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर उनके राज्य में मिल जाए, और भारत ये चाहता था कि कश्मीर इनके राज्य में मिल जाए। लेकिन उसे जो पाकिस्तान जो राजा हरी सिंह है उन्होंने स्वतंत्र रहने के लिए बोल दिया। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान है उसको ये लगता था कि वहाँ की जो मुस्लिम जनसंख्या वो उनका साथ देगी। ठीक है, तो इसको लेकर उन्होंने फिर अपनी सेना कश्मीर में भेज दी। ठीक है, अब मतलब कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो राजा हरी सिंह ने क्या किया, उन्होंने भारत से मदद मांगी, और उसमें भारत ने उनको मदद दी, और इसके साथ ही जो कश्मीर है उसको भारत में मिला लिया गया। ठीक है, लेकिन कश्मीर को जो है विशेष अधिकार दिए गए थे, यानी कि स्वायत्तता दी गई थी। तो कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसका हम 370 की धारा के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो ये अब करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट आता है कि हाँ 1947 में ईयर कैसा था, या उस समय पर क्या क्या समस्याएं थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर मेन क्वेश्चन आता है कि भारत के जो विभाजन हुआ था उसके कारण और परिणाम क्या क्या है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि जो विभाजन है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई थी। ठीक है, तो ये आता है। फिर आता है कि राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ कौन कौन सी थी, तो ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र निर्माण में जो मुख्य चुनौतियाँ हैं उनका इनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होता है। ठीक है, तो ये 6 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, फिर आता है कि देशी रियासतों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यों का गठन कैसे हुआ था, यानी कि जो रजवाड़े हैं इनको भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया था। ठीक है, फिर 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में ये आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी आता है लेटेस्ट में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी भूमिका, जो रजवाड़े हैं देशी रियासतें हैं इनको इसमें शामिल करने में क्या क्या जो भूमिका है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका है, इसको से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर आता है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। ठीक, तो इससे रिलेटेड मुख्य क्वेश्चन तो यही है कि एक तो राज्य का गठन कैसे हुआ, एक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, और तीसरा क्वेश्चन मुख्य जो मेन बनता है वो होता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना ही।